हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत सारा वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोगों ने अभी तक काफ़ी सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। आप जाके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टॉट और कुछ कुछ मेजर एक्ट्स हैं उनके भी कुछ कुछ मैंने स्पेशली वीडियो बनाए हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर। आप प्लीज़ चेक कर लें। आज वाला जो वीडियो है और जो मैंने आज का टॉपिक चुना है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से मॉर्गेज, जो कि चैप्टर नंबर 4 है और जिसको कवर किया गया है 58 सेक्शन से लेके 104 तक। काफ़ी सारे हैं सेक्शन, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपको 58 से लेके 104 लगातार रट्टा मारते चलना है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें कुछ सेक्शन आपको छोड़ने भी हैं और कुछ सेक्शन आपको अपने अंदर लेने भी हैं, अपने दिमाग में रखने हैं, इसका मतलब। तो आज वाला ये जो चैप्टर है मॉर्गेज, ये मुझे खुद अपने आप में बहुत भारी लगता था, लेकिन जब समझ में आया तो फिर आसान हो गया। तो मैं भी आप लोगों के जैसी ही हूँ। कोई भी व्यक्ति शुरू में ही विद्वान नहीं बन जाता। सबको मेहनत और कठिन तपस्या करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको ये मिलता है। और जुडिशल सर्विस एक तरीके से तपस्या से कोई कम नहीं है। इस मुकाम को हासिल करना ये तपस्या से कोई कम नहीं है। तो चलिए इतनी ज़्यादा बातें नहीं करके हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया चैप्टर नंबर 4 जो कि कवर होता है 58 से लेके 104 तक, जिसमें आपको सेक्शन 58 में बंधक की परिभाषा मिलेगी और बंधक कौन करता है, बंधक कौन लेता है, किस वजह से लिया जाता है, इसकी परिभाषा। तो आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है स्थावर संपत्ति के विषय में बंधक, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे मॉर्गेज की बात की गई है। तो अगर आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है तो आप इस बात पे ध्यान दें कि यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही क्यों लिखा गया है, मूवेबल प्रॉपर्टी को क्यों नहीं लिखा गया। तो यहाँ पर पहला डिफरेंस आपको समझना है। स्थावर संपत्ति के ही बंधक के बारे में बात इसलिए की गई है कि जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी को कहीं सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं, यानी कि जब आप कहीं से पैसा उठाते हैं, कहीं से कर्ज लेते हैं, तो आपको कुछ सिक्योरिटी उसको देनी होती है। अब विश्वास के तौर पे अगर आपको बिना सिक्योरिटी के कोई चीज़ अगर दे देता है तो वो आपका एक्शनेबल क्लेम है, उसको आप साइड रख दीजिए, वो यहाँ पर उससे मतलब नहीं है। तो अगर आप कुछ सिक्योरिटी के तौर पर दे करके कर्ज लेते हैं, पैसा उठाते हैं, तो वो यहाँ पर आपका बंधक हो जाएगा या तो फिर गिरवी हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी को रख करके अपना किसी को सिक्योरिटी के तौर पर और फिर कुछ आप पैसा उठाते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ गिरवी हो जाएगी। और अगर आप स्थावर संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं तो ये बंधक हो जाता है। ये डिफरेंस आप लोग कभी मत भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये मैंने जब एक्शनेबल क्लेम का वीडियो बनाया था तो ये बात मैंने वहाँ समझाई थी और कई बार मैंने डिस्कस भी की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप चेक कीजिए। और बहुत लंबी वीडियो नहीं है, आप काम करते वक्त भी सुन सकते हैं। अगर आप महिला हैं और आप घर के काम करती हैं तो आप काम करने के दौरान भी कुछ वीडियो को सुन सकती हैं। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर हम टाइम दें किसी वीडियो पे 10 मिनट और अगर वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करे तो ये बहुत अच्छी बात है। तो स्थावर संपत्ति को हम यहाँ पे बंधक रखते हैं, वो सिक्योरिटी के तौर पर हम उसको देते हैं और ये चीज़ ही बंधक कहलाता है। और अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पे देते हैं तो ये चीज़ आपका गिरवी हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 58 में क्या बताया गया, बंधक होता क्या, बंधक करता कौन है, लेता कौन है। तो जो भी व्यक्ति जिसको पैसे की ज़रूरत है वो पैसा उठाएगा और जब उठाएगा पैसा तो जब वो ऋण ले रहा है, कर्ज ले रहा है, तो उसके बदले में लोन ले रहा है तो उसके बदले में वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को उस व्यक्ति के पास में सिक्योरिटी के तौर पे देना चाहता है ताकि उस व्यक्ति को ये विश्वास हो जाए कि उसने जो पैसा दिया है वो कहीं डूबेगा नहीं। क्योंकि भाई तुमने अगर कोई कीमती चीज़ मुझे दी है, तुम्हारी कोई स्पेशल चीज़ दी है, तो मैंने भी तुम्हें कोई एक स्पेशल चीज़ दी है। तो इस बात का भरोसा रखो कि हम कर्ज तो चुकाएंगे ही चुकाएंगे और मेरी भी चीज़ तुम्हारे पास पड़ी है तो तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं। ये तो एक जनरल बात है जो मैंने आपको समझाने के लिए बताई, सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ जो हमें जानना है वो ये है कि जो भी व्यक्ति जिसे ऋण चाहिए होता है, कर्ज चाहिए होता है, वो अपनी संपत्ति को बंधक रखता है। और यहाँ पर सिर्फ ऋण की चर्चा नहीं की गई है, सिर्फ यहाँ पर जो पैसे हम उससे ले रहे हैं उसमें पैसे के साथ साथ यानी मूलधन के साथ साथ ब्याज भी शामिल है, हम ब्याज भी लेते हैं।
तो यहाँ पर ये कैसे आगे होगा, ये आगे की वीडियो में, आगे के सेक्शन में मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊँगी। फ़िलहाल आपको ये जानना है कि बंधक जो व्यक्ति रखता है उसको हम बंधक कर्ता कहते हैं, यानी जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करता है, यानी जिसको पैसे चाहिए होते हैं, कर्ज चाहिए होते हैं, जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करता है उसे हम बंधक कर्ता कहते हैं, मॉर्गेजर। और जिसके पास हम संपत्ति को बंधक रख रहे हैं, जिससे हम कर्ज उठा रहे हैं, उसको हम कहते हैं बंधकदार, यानी मॉर्गेजी, यानी कि ट्रांसफरी। और जिस पैसे पर हम उठाते हैं उसे हम यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं, और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ यहाँ पे इंटरेस्ट को भी रखा गया है कि हम यहाँ पर पैसे भी लेते हैं और ब्याज भी हमें चुकानी पड़ती है अगर हम लेट किसी को देते हैं। तो ये तो वैसे भी ऐसे ही चलता है लेन देन तो। और ये एक सिक्योरिटी होती है, हम एक प्रतिभूति के तौर पे किसी को अपना सामान देते हैं ताकि वो इस चीज़ का विश्वास करे कि हम इसको ज़रूर चुकाएंगे, हम इसको ज़रूर वापस करेंगे। तो ये तो हो गया बंधक की परिभाषा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ क्योंकि आप सुने और आपको तुरंत समझ में आ जाए, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। बोर नहीं बनाना, पढ़ाई को इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमने आज जो चर्चा की वो है चैप्टर 4, जो कि 58 से लेके 10 तक डिस्कस है, जिसमें 58 में आपको बंधक कर्ता, बंधकदार, बंधक धन, और हाँ एक चीज़ और जो मैं बोलना भूल गई, बंधक विलेख, जिसे हमें कहते हैं मॉर्गेज डीड, यानी जिस चीज़ पर आप जिस कागज़ पर अपना लेन देन लिखते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा ना भाई। आपको मालूम है ये बात कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 4 ये बात कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट ही है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और इसे कंप्लीट करने का काम करता है आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो चूंकि जब भी हम संपत्ति का अंतरण करते हैं तो बिना संविदा किए हम कर नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको मस्ट है। तो यहाँ पर जो भी हम पेपर तैयार करेंगे मॉर्गेज को करने के लिए, अपनी संपत्ति को उसके पास देने और उससे पैसा उठाने की एक जवाबदेही, एक जिम्मेदारी, एक लायबिलिटी, ये इससे शो होती है कि भाई आपने ये चीज़ किया है और उसने ये चीज़ किया है। आपके पास अगर एक पेपर मौजूद है तो उस पर आपकी भी लायबिलिटी बन जाएगी कि भाई आपको पैसे चुकाने हैं, और उसकी भी लायबिलिटी रहेगी कि भाई हमें उसकी प्रॉपर्टी को वापस कर देना है जब वो पैसा चुका दे। तो ये हो गया बंधक विलेख यानी मॉर्गेज डीड। तो अभी के आज की वीडियो में ओनली बस इतना ही मैं बताना चाहती हूँ। इसके बाद वाली वीडियो में हम एक एक करके छोटे छोटे वीडियो में तोड़ के समझेंगे बंधक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जिस प्रकार की हम चर्चा करेंगे वो है आपका सादा बंधक, यानी सिंपल मॉर्गेज। इसके जितने भी प्रकार है बंधक के वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे एक क्वेश्चन, मतलब हर बंधक के प्रकार से एक क्वेश्चन रहता है। अब अगर बिहार जुडिशियल सर्विस की बात करें तो मॉर्गेज से 2-3 क्वेश्चन ना रहे ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। चाहे आप प्रीवियस ईयर के 5 से 10 साल के क्वेश्चन देख सकते हैं जाके, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सादा बंधक क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, सब्सक्राइबर नहीं बने तो सब्सक्राइबर बन जाएं, बाकी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड या और कोई बात अगर आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगी। और मन लगा कि आप तैयारी कीजिए। अब बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं रह गए वैकेंसी के। अब नए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।